Bismillahirrahmanirrahim. Respected participants, welcome to the session of College Council. कॉलेज काउंसिल जो है ये हर कॉलेज की एक बुनियादी ज़रूरत है। पहले हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे। हमने देखा है कि हर प्रिंसिपल के साथ कुछ सीनियर प्रोफेसर जो हैं वो मुशावरत में शामिल होते हैं, जिनकी वजह से रोज़मर्रा के जो मामलात हैं कॉलेज के, उनको चलाया जाता है। इन सीनियर प्रोफेसर्स में ज़्यादातर वो ऐसे हजरात हैं जिनके अपने प्रिंसिपल्स के साथ एक ख़ास किस्म का लाइज़न और एक मेंटल हार्मनी होती है। तो कॉलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर मैं रिकॉल करूँ तो जब हमने स्टार्ट किया था अपनी सर्विस को तो 90s में 80s में, तो उस वक्त भी हम देखते थे कि कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स का अगर एक ग्रुप जा रहा है तो कहा जाता था जी ये कॉलेज काउंसिल के मेंबर्स हैं। अलबत्ता 2010 में, नवंबर 2010 में एक बाकायदा नोटिफिकेशन किया गया, एक अच्छी खासी लंबी डिस्कशन और डिबेट के नतीजे में गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट अपनी कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को कम करे। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे और कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी, जिनकी वजह से ये फैसला किया गया कि कॉलेजेस को ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाए और इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चलाया जाए। इन एक अच्छी खासी वर्किंग के बाद पूरे पंजाब में से कुछ कॉलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया जिनमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए जाने थे। तो इनिशियल स्टेज पर यानी 2010 में पूरे पंजाब में से 26 कॉलेजेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और इन 26 कॉलेजों में पीओजी बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई और कहा यह गया कि कॉलेज के तमाम मामलात पीओजी के जरिए चलाए जाएंगे। प्रिंसिपल जो है वो इस बीओजी का मेंबर होगा। तो इन 26 कॉलेजों में बाकायदा तौर पर बीओजी का नोटिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद क्या तवक्कुआत थी कि पीओजी बनने के बाद कॉलेज अपनी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को खुद पूरा करा, यानी कॉलेज ने खुद पूरा करनी थी अपनी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज और इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाना था। यानी कॉलेज के सारे अखराजात, असातिज़ा की तनख्वाहें इसी में से दी जानी थी और इसका स्टेटस बिल्कुल ऐसे ही हो जाना था जिस तरह ऑटोनोमस इदारे चलाए जाते हैं।
यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसका रोल सिर्फ एक सुपरवाइजरी बॉडी का रोल रह जाना था, जैसा कि एक प्राइवेट सेक्टर में होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप में से भी कुछ लोग ये जानते होंगे कि उस वक्त स्टेक होल्डर की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया गया। जिसमें हमारी पिपला के नुमाइंदे थे, हमारे असातिज़ा। तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ये मटेरियलाइज नहीं हो सका। यानी इनिशियल वर्क होने के बावजूद बीओजी वर्क नहीं कर सका। लेकिन इस सारे अमल का बुनियादी मकसद ये था कि कॉलेजों को बीओजी के जरिए ऑटोनॉमी दी जाए। यानी ये जो 26 कॉलेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको बीओजी के लिए चुना गया, इनको तो बीओजी के जरिए ऑटोनॉमी दी जाए, और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनको भी किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी दी जाए। तो बुनियादी इसका जो मकसद था वो यही था कि कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाए, और ख़ास तौर पर किसी हद तक फाइनेंशियल अगर ऑटोनॉमी दी जाए। लेकिन हमारा जो कॉलेजेस का टियर है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं है ऑलरेडी। यानी हमें तो हर फैसले के लिए अपने हाई एफ से इजाज़त लेनी पड़ती है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि हमारा डायरेक्टर ऑफिस है, हमारा डीपी ऑफिस है। यानी तकरीबन प्रिंसिपल को हर फैसला करने से पहले डायरेक्टर ऑफिस से इजाज़त लेना पड़ती है। लेकिन कॉलेजों में रोज़मर्रा के मसाइल तो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, और इनको हल करना बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल की ही ज़िम्मेदारी होती है, और उसको डेली बेसिस पर उसने हल करना होता है। तो इसके पीछे विज़न ये है कि कॉलेजेस की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। यानी जो ये विज़न है कि कॉलेजेस की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, ये इस तरह से मुमकिन नहीं है कि आप प्रिंसिपल्स को पावर्स ना दें और डायरेक्ट उनको फिर आप परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए भी उनसे कहें। तो तसव्वुर ये था कि बहुत से अहम नौइयत के मामलात जो कॉलेजेस को दरपेश होते हैं, उनको मौका पर ही हल करने के लिए कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को एम्पावर किया जाए, ताकि वो इनको मौका पर ही हल कर सकें। तो फैसला ये किया गया कि उनको फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट की जाए, यानी डेलीगेशन ऑफ पावर्स। तो ये सोचा गया कि स्टेक होल्डर्स को शामिल करके कॉलेज लेवल पर ही प्रिंसिपल्स अपने मामलात को चला सकें। इस तरह से ये फैसला हुआ कि उन 26 कॉलेजों में जिनको पहले से आइडेंटिफाई किया गया है, उन 26 कॉलेजों में बीओजी बनाकर, और बाकी तमाम कॉलेजों में कॉलेज काउंसिल बनाकर उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। कॉलेज काउंसिल कॉलेज लेवल पर स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर
HED के कंट्रोल में रहेगी। यानी कि दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द POG एंड द कॉलेज काउंसिल रोल। और ये उसी तरह गवर्नमेंट इन इदारों को चलाती रहेगी। तो जब 26 कॉलेजों में BOG एक्टिव ना हो सके, तो फिर इनमें से कुछ कॉलेजों को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, जिनमें से तकरीबन 8 कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, जिनमें MS1 कॉलेज मुल्तान है, डिग्री कॉलेज फॉर वेमन सियालकोट है वगैरह। तो बाकी जो 18 कॉलेजेस हैं, इन 18 कॉलेजेस के ऊपर आसान असाइनमेंट के जरिए ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई, जो कि ना हो सकी। और अब ये 18 कॉलेजेस का स्टेटस भी बाकी तमाम कॉलेजेस की तरह हो गया है। तो फिर इन 18 कॉलेजेस और बाकी तमाम कॉलेजों में कॉलेज काउंसिल बनाने के लिए कहा गया। और इसके पीछे जो मकसद कार फरमा था, वो ये था कि कॉलेज प्रिंसिपल मकसद इसके पीछे ये था कि कॉलेज प्रिंसिपल शुड बी एम्पावर एट द कॉलेज लेवल विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ताकि वो कॉलेज की सतह पर अपने रोजाना की बुनियाद पर दरपेश मामलात को अच्छे तरीके से चला सकें। तो नवंबर 2010 को गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन किया, और ये नोटिफिकेशन करने से पहले इसके हर पहलू की, यानी हर पहलू के ऊपर गुफ्तगू की गई। लेकिन बेसिक स्पिरिट यही थी कि कॉलेजेस को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए, ताकि वो अपने मामला बेहतर तरीके से चला सके। आज हम जिस कॉलेज काउंसिल के बारे में बात करेंगे, ये 2010 के नोटिफिकेशन के ऐन मुताबिक है। लेकिन देखने में ये आया है कि इवन 2016-17 तक भी मैं ज़ाती तौर पर कुछ कॉलेजों को जानता हूँ कि उसमें भी वही पुरानी कॉलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता आ रहा है, और प्रिंसिपल्स उसी तरह अपनी किचन कैबिनेट को ही कॉलेज काउंसिल का नाम दे देते हैं। यानी उनके जो लाइक माइंडेड और उनके साथ लाइजन करने वाले प्रोफेसर्स हैं, उनका ही नोटिफिकेशन करके उसको कॉलेज काउंसिल का नाम दे देते हैं। तो उनसे जब 2010 की नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कॉलेज काउंसिल है उसके बारे में पूछा जाता, जो कि 29 नवंबर 2010 को ये नोटिफिकेशन हुआ, तो ये कहते हैं कि ये कॉलेज काउंसिल जो है ये कैसे बनाई जा सकती है जी। इस में तो कमिश्नर का नुमाइंदा भी होता है, इसमें तो MPA भी होता है, इसमें तो डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा भी है। तो जब वो नहीं आएंगे तो कॉलेज काउंसिल की मीटिंग कैसे होगी जी, पॉसिबल है या नहीं। यानी इंजीनियर का नुमाइंदा भी आएगा, तो जब वो नहीं सारे आएंगे तो कॉलेज काउंसिल कैसे अपना काम कर सकती है। बहरहाल इस के ऊपर अभी हम डिटेल से बात करते हैं। तो ग्रेजुअली इसमें नोटिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती रहीं, कुछ चीज़ें ऐड और कुछ विड्रॉ भी होती रही। दरअसल हमारे यहाँ डेलीगेशन ऑफ पावर जो है उसको एनकरेज नहीं किया जाता।
हमेशा अपर टीयर्स जो हैं वो पावर को अपने पास रखना चाहते हैं और इसे डेलीगेट नहीं करना चाहते। एंड इफ आई से डेलीगेशन ऑफ पावर इज द बेसिक रूल ऑफ गवर्नेंस, तो ये बात गलत नहीं है। एज लोकल बॉडीज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ कॉमन मैन। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स ही है। तो जब तक हम पावर्स जो है उनको डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी गवर्नेंस जो है वो नहीं कर सकते। The same concept was here to empower the principals of the colleges by delegation of powers। तो इस सिलसिले में बहुत सारे प्रिंसिपल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई, जिसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप जो हैं वो कंडक्ट की गई। The college council notification was under the same spirit। और इन ट्रेनिंग्स के दौरान कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को ये भी गाइड किया गया कि आप ज़रूर ये 2010 के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कॉलेज काउंसिल है उसको अपने अपने कॉलेजेस के अंदर फंक्शनल करें। एंड यू हैव मेनी बेनिफिट्स इन इट। यानी 2010 के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कॉलेज काउंसिल बनाई जाए तो इसमें प्रिंसिपल्स के लिए बहुत सारे फायदे हैं। वो क्या है, किस तरह से हैं, इस पे अभी हम आगे बात करते हैं। एंड इफ यू हैव सेम मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स regarding the implementation of this notification, then you must remove it। बहुत सारी ट्रेनिंग के अंदर प्रिंसिपल हजरात को ये बातें बताई गई। and you must form this college council and then make it functional। ये क्रेडिट जो है हमारी भी पंजाब गवर्नमेंट को जाता है कि जिसने सबसे पहले ये नोटिफिकेशन करके कॉलेज काउंसिल जो है वो बनाकर प्रिंसिपल्स को एम्पावर किया। और ये स्लाइड जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, ये एग्जैक्टली द सेम एज रिटन इन द नोटिफिकेशन। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं डाला, जो कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसको ये एज इट इज मैंने यहाँ आपके लिए स्लाइड्स में लिख दिया। अलबत्ता कुछ बहुत ही अहम पावर्स जो कि 2010 के नोटिफिकेशन में मौजूद थी, इनको बाद में विड्रॉ कर दिया गया, जिसमें एक रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स और एक रेवेन्यू ग्रांट, इनके इस्तेमाल का हक भी दिया गया था कॉलेज काउंसिल को, लेकिन ये बाद में विड्रॉ कर लिया गया तकरीबन 2016 में। तो उसकी क्या वजूहात बनी इस पे हम बात करते हैं अभी। यानी अगर पूरे पंजाब में किसी एक आध जगह पर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो फिर उसको बुनियाद बनाकर बाकी कॉलेजों से इन पावर्स को वापस लेना दुरुस्त बात नहीं है। तो ये दो पावर्स जो थी इनको फिर विड्रॉ कर लिया गया प्रिंसिपल से और ये वापस डायरेक्टर ऑफिस को दे दी गई। और इसके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो कुछ इस तरह से था कि दिस इज only due to the incompetency of the principals, and I think which is not justified। किसी एक की वजह से आप इस राइट से बाकी सबको महरूम करते हैं। दरअसल हमारे हाईअप्स यानी सेक्रेटरी हजरात का ज़्यादा लाइसेंस जो है वो हमारे डीपीआई ऑफिस और डायरेक्टर्स ऑफिस से ही होता है, यानी डीपीआई साहब और डायरेक्टर साहब से ही होता है। इसलिए जो पिक्चर उनकी तरफ से पेश की जाती है दरअसल वही प्रिवेल करती है।
बहुत ही कम सेक्रेटरी हजरात ऐसे आए हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक किसी प्रिंसिपल के साथ हो, लेकिन ये दो पावर्स वापस जाने के बावजूद आई थिंक स्टिल कॉलेज काउंसिल इज एन इफेक्टिव ऑर्गन ऑफ कॉलेज and its working is very important for college matters. ये कहाँ कहाँ हम इससे फायदा ले सकते हैं और इसकी कंपोजिशन किस तरह से है वो हम अभी देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉलेज काउंसिल जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि सबसे पहले नंबर पर प्रिंसिपल which is the chairman of this college council, and then vice principal, और वाइस प्रिंसिपल का रोल जो है वो सेक्रेटरी का रोल भी है और मेंबर का रोल भी है। तो सेक्रेटरी का रोल इस तरह से है कि जो भी एजेंडा आइटम्स होंगी उनको प्रेजेंट करना और इस तरह से मीटिंग के सारे मिनट्स जो हैं उनको लिखना, ये सेक्रेटरी का रोल होता है। लेकिन अगर वाइस प्रिंसिपल किसी वजह से मिनट लिखने से माजरत करता है सॉरी, या कोई और मसला आ जाए तो किसी भी सीनियर मेंबर को कोऑप्टेड मेंबर के तौर पर बिठाया जा सकता है। कोऑप्टेड मेंबर का मतलब है कि वो सिर्फ मिनट्स रिकॉर्ड करेगा, वोटिंग में शामिल नहीं हो सकता और ना ही उसका वोटिंग का कोई राइट है। तो प्रिंसिपल नोटिफाई सीनियर मोस्ट, ये हम तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट इन ईच कैटेगरी। यानी इसमें प्रिंसिपल के पास अपनी कोई चॉइस नहीं है तो वो जो है इस प्रोफेसर को कॉलेज काउंसिल का मेंबर बनाए और इसको ना बनाए। सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जो भी कॉलेज में मौजूद हो वो कॉलेज काउंसिल का मेंबर होगा। सीनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर, इसी तरह से सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर मोस्ट लेक्चरर, ये चार लोग जो हैं ये कॉलेज काउंसिल के मेंबर होंगे। अगर किसी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है तो फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर से शुरू कर लेंगे इसको, और इवन अगर एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है तो फिर ये सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर से इसको शुरू कर लेंगे। तो इसमें नंबर 4 और 6 इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिविजनल कमिश्नर एंड ऑफ डिप्टी कमिश्नर, तो दोनों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको भी कॉलेज काउंसिल का मेंबर होना है। अब डिप्टी कमिश्नर जो है इज आल्सो अ स्टेक होल्डर। तो वो किस तरह से जी स्टेक होल्डर बन जाता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना उसकी यानी जिम्मेदारी है। तो कॉलेजेस जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं तो इस लिहाज से उनके भी लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल जो है या जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर की है, क्योंकि कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर से बाहर नहीं है। तो इस वजह से डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा जो है उसको भी कॉलेज काउंसिल का मेंबर है बनाया गया। सिमिलरली डिविजनल कमिश्नर जो है उसका भी बनाया गया। लेकिन ये कॉलेज काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स नहीं है, जबकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि प्रिंसिपल जब भी मीटिंग कन्वीन करे तो वो एक लेटर ऑफ इनविटेशन along with the एजेंडा आइटम्स, वेन्यू एंड डेट वगैरह, वो सारा लिखने के बाद एक लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो भेजेगा।
हर मीटिंग से पहले वो डिप्टी कमिश्नर को लिखेगा कि विद रिस्पेक्ट टू द नोटिफिकेशन 2010, उसका हवाला दे के नंबर लिख के, और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो अपना नॉमिनी जो है वो इस कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में भेजे। तो नोटिफिकेशन का हवाला देना मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है, इसलिए कि प्रिंसिपल खुद से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक नोटिफिकेशन के मुताबिक वो डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी इस कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में आप अपने नुमाइंदे को भेजें। तो कुछ इस तरह से लेटर लिख सकता है, यू आर requested to nominate any official of your office to attend the meeting of college council being convened by, जो भी प्रिंसिपल का नाम है, एट कॉलेज एंड ऑन डेट। यानी लेटर लिखना प्रिंसिपल्स का काम है, कमिश्नर ऑफिस की मर्जी होगी कि वो किसी को भी इस मीटिंग के लिए भेज सकते, वो किसी असिस्टेंट कमिश्नर को भी भेज सकता है, किसी दफ्तर के सुपरिटेंडेंट को भी भेज सकते हैं, यानी किसी को भी भेज दे, कोई भी एहलकार आ सकता है। लेकिन आप देखें कि अगर कोई भी ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी मीटिंग कन्वीन हो, उसके सारे एजेंडा आइटम्स और उसकी जितनी प्रोसीडिंग है, उसकी एक फाइल जो है वो हमें तैयार करनी चाहिए, और बहुत एहतियात से तैयार करनी चाहिए, और इसको बहुत संभाल कर रखना चाहिए। ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऑडिट और गवर्नेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। तो एक इसी तरह से डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी प्रिंसिपल खत लिखेंगे। तो नंबर 5 पर है जी, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CNW, एक इसी तरह का इनविटेशन लेटर CNW को भी लिखें, यानी कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक सेक्टर के कॉलेजों में जितने भी बिल्डिंग से मुतल्लिका काम होते हैं वो सारे CNW ने करवाने होते हैं, और जितना रिपेयर एंड डेवलपमेंट का काम होता है वो भी इन्होंने करना होता है, यानी वो सारा CNW ने कर, यानी इससे मुतल्लिका बजट इनको मिल जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो इन काम्स को करवाए बाय अडॉप्टिंग द प्रोसीजर ऑफ पेपरा। रिपेयर के काम में कॉलेज बताता है कि हमने क्या क्या करवाना है, और डेवलपमेंट के काम में गवर्नमेंट बताती है, जैसे कि कोई एक नया ब्लॉक बनाना है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही उसकी इजाज़त और उसके फंड्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं। तो लिहाजा एक CNW का नुमाइंदा जो है उसको भी कॉलेज काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। अच्छा जी, अभी तक हमने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सीनियर हमारे जो प्रोफेसर हर ग्रेड से होंगे, और डिविजनल कमिश्नर, CNW और डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे के हवाले से बात की। तो CNW डिपार्टमेंट को भी प्रिंसिपल उसी तरह से खत लिखेगा। तो इसी तरह प्रिंसिपल ने जो भी नुमाइंदा CNW का उसकी डिस्ट्रिक्ट में या डिविजनल लेवल पर मौजूद होगा उसको खत लिखेगा, जैसे कि चीफ इंजीनियर हो सकता है, कोई एक्सीएन हो सकता है, या SDO है, जो भी वहाँ हेड है वो अपने नुमाइंदे को वहाँ पर मीटिंग में भेजेगा। तो नुमाइंदे में कोई कैद नहीं है, वो किसी को भी भेज सकता है,
जैसे हमारे बड़े कॉलेजेस जो बड़े शहर हैं वहाँ पर CNW जो है इनका हेड ऑफिस होता है। छोटे कॉलेजेस जो छोटे हमारे शहर हैं वहाँ पर कई जगह पे एक्सियन बैठे होते हैं हेड के तौर पर, कई जगह पे SDO हेड के तौर पर बैठे होते हैं। तो जो भी उस इलाके का हेड होगा, प्रिंसिपल ने उसको खत लिखना है। अच्छा जी, इसके बाद जो है दो पेरेंट्स जो हैं उनको नॉमिनेट करना पड़ता है। पेरेंट्स से जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी दो के पेरेंट्स को यानी 3 बच्चों के वालिदैन का पैनल बनाकर कमिश्नर ऑफिस को भेजते हैं। अब कमिश्नर ऑफिस की मर्जी है कि वो इसमें से 2 नाम टिक करके वापस भेजे। तो यानी 3 पेरेंट्स जो हैं वालिदैन हैं उनका पैनल तो प्रिंसिपल ने बना के भेज दिया कमिश्नर ऑफिस, और वहाँ पर कोई एडिशनल कमिश्नर या कोई असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको कमिश्नर ऑफिस में पावर्स दी होती हैं। तो वो लेटर उसके पास जाएगा तो वो उसमें से कोई से 2 को रेकमेंड करके वापस भेज देगा। ये कोई से 2 यानी कि ये कोई आपका पहला और दूसरा भी हो सकता है, या दूसरा और तीसरा भी हो सकता है, या पहला और तीसरा भी हो सकता है। ये 2 पेरेंट्स 2 साल के लिए कॉलेज काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि कॉलेज काउंसिल की मीटिंग्स जो हैं कॉलेज 1 साल के दौरान जितनी भी होंगी उसमें आपको ये कार्रवाई बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो 2 लोग जिनका नाम जो है वो रिकमेंड होके आ जाएगा वो अगले 2 साल के लिए कॉलेज काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। तो नंबर 8 पर जो है वो ये 2 फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं उनको भी कॉलेज काउंसिल का मेंबर बनाना होगा। तो ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं कोशिश होनी चाहिए कि ये उसी लोकेलिटी से आप लें जिसमें कॉलेज मौजूद है। ये कोई मुखय्यर हजरात, सोशल वर्कर, कोई रिटायर्ड जज वगैरह, या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हो सकता है, या कोई अच्छी शोहरत रखने वाला आदमी जो खिदमत खलक का जज्बा रखता हो, तो उनको कॉलेज काउंसिल का मेंबर बनाना होता है। तो कोई से 3 लोगों का पैनल प्रिंसिपल ने बनाना होता है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि ये लोग नजदीक से हों और प्रिंसिपल आसानी से मीटिंग करवा सके और कोई परेशानी ना हो इसमें। यानी अगर आप कोई फिलैंथ्रोपिस्ट दूर दराज से उसको कॉलेज काउंसिल का मेंबर बना लेते हैं तो उसके लिए सम टाइम कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में पहुंचना मुश्किल हो जाए। तो इससे बचने के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके कोई जानने वाले जो कि कॉलेज से की विसिनिटी, कॉलेज के करीब इलाके जो हैं वहाँ पर अगर रहायश पजीर हैं तो उनको आप एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट कॉलेज मेंबर बनवाएं। तो तरीकाकार जी इसका बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने अभी पेरेंट्स के हवाले से बात की है। तो 3 लोगों का CV साथ लगाकर प्रिंसिपल इनके पैनल को डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में भेजेगा, और प्रिंसिपल इनमें से कोई से 2 लोगों को सिलेक्ट करके उनके नाम वापस भेजेगा। ये 2 लोग 2 साल के लिए कॉलेज काउंसिल के मेंबर नॉमिनेट हो जाएंगे। यानी इसमें भी आप देख लें कि जो पीरियड है वो 2 साल का ही है। जैसे अ, हमारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको भी 2 साल के लिए ही कॉलेज काउंसिल के मेंबर बनाया जाए, और इसी तरह जो फिलैंथ्रोपिस्ट है उनकी जब रिकमेंडेशन कमिश्नर ऑफिस से होकर आ जाएगी तो वो भी अगले 2 साल के लिए कॉलेज काउंसिल के मेंबर्स नॉमिनेट हो जाएंगे। यानी प्रिंसिपल का इख्तियार
3 लोगों का पैनल बनाना और कमिश्नर का इख्तियार 2 लोगों को नॉमिनेट करना है। ठीक है जी। तो नॉमिनेशन जो है ये प्रिंसिपल का इख्तियार नहीं है, यानी प्रिंसिपल का है कि मैं खुद से ये 2 बंदे जो हैं इनको एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट मेंबर बना लेता हूँ, तो ये उसका इख्तियार नहीं है। उसका इख्तियार है कि वो 3 लोगों का नाम जो है वो कमिश्नर ऑफिस को भेजे और कमिश्नर ऑफिस का इख्तियार है कि उनमें से कोई वो उनकी रिकमेंडेशन वो भेज दे। अच्छा जी, फिर नंबर 9 पर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एमपीए भी स्टेक होल्डर हैं जी, तो इसलिए ये भी कॉलेज काउंसिल के मेंबर हैं। तो पहले यानी कि 2010 के फौरी बाद जिन प्रिंसिपल हजरात ने इस कॉलेज काउंसिल की फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक करनी थी, तो प्रैक्टिस ये थी कि इन लोगों से डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस सीएम सेक्रेटेरिएट के साथ की इन प्रिंसिपल हजरात ने। तो सीएम सेक्रेटेरिएट के साथ उन्होंने डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस की सीएम, तो बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें पहुंचने की वजह से सीएम सेक्रेटेरिएट जो है उसने नाराजगी का इजहार किया। तो फिर बाद में फैसला ये हुआ कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल खत भेजें, प्रिंसिपल थ्रू प्रॉपर चैनल खत भेजिएगा और डायरेक्टर खुद एमपी की नॉमिनेशन के लिए भी खत लिखिएगा। तो इसको फाइनली इस तरह से डिसाइड किया गया कि प्रिंसिपल डायरेक्टर को खत लिखेगा, लेकिन वो एड्रेस सेक्रेटरी टू सीएम को करेगा, यानी वो प्रिंसिपल ही सेक्रेटरी टू सीएम को खत लिखेगा, लेकिन वो उसको भेजेगा थ्रू प्रॉपर चैनल। यानी सबसे पहले वो खत डायरेक्टर ऑफिस जाएगा, वहां से डीपी ऑफिस से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड देन सीएम सेक्रेटेरिएट। तो सीएम ऑफिस के अंदर किसी न किसी डिप्टी सेक्रेटरी को इस तरह की जो डाक है उसको डील करना होता है, एंड इट इज टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द सीएम सेक्रेटेरिएट टू नॉमिनेट एनी एमपी। उनकी मर्जी है कि वो किस एमपीओ को नॉमिनेट करते हैं आपके कॉलेज काउंसिल के मेंबर की हैसियत से और किसको नहीं करते। तो ये एमपीए जरूरी नहीं है कि ये उसी हल्के का हो जिस हल्के के अंदर आपका कॉलेज मौजूद है। तो किसी भी एमपीओ को वो कॉलेज काउंसिल का मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं सीएम सेक्रेटरी की तरफ से। लेकिन हमने देखा है कि ये वाकई एमपी हजरात जो हैं वो कॉलेज काउंसिल की मीटिंग्स में काम ही आते हैं। अच्छा जी। वेरी सॉरी, आज जरा मेरा गला खराब है, इसकी वजह से मुझे बार बार खांसी आ रही है जी। अच्छा जी, नंबर 9 पर हमने एमपी के हवाले से बात की है। नंबर 10 पर है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। चूंकि स्टूडेंट्स ही जो हैं वो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, इस वजह से इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है कॉलेज काउंसिल के अंदर उसको भी यकीनी बनाया गया। तो डिसाइड ये किया गया कि 3 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से अच्छे स्टूडेंट्स, यानी कि ब्राइट स्टूडेंट्स, ना सिर्फ वो तालीमी लिहाज से अच्छे हों, कुछ अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनमें से किसी को भी
कॉलेज काउंसिल का मेंबर बनाया जा सकता है, एंड इट इज़ द टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिंसिपल। मुकम्मल तौर पर इसका इख्तियार जो है हमारे प्रिंसिपल के पास है कि वो कोई से 3 बच्चों को कॉलेज काउंसिल का मेंबर नॉमिनेट करें। तो इनके जो लेवल्स हैं उसमें हमारा इंटरमीडिएट लेवल है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल। अब चूंकि हमारे बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं उसके अंदर बीएस ऑनर प्रोग्राम चल रहे हैं, जो कि 4 साल प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था पुराना, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो आती है। तो हम इस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं कि हमारे बीएस ऑनर्स वाले जो कॉलेजेस हैं उसके पहले 4 सेमेस्टर्स जो हैं उनमें से किसी एक स्टूडेंट को लिया जाए, और फिर बाकी 4 सेमेस्टर जो कि 5th to 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी एक स्टूडेंट को कॉलेज काउंसिल का मेंबर बनाया जाए। तो इसका टेन्योर जो है वो जितनी देर तक वो कॉलेज में एनरोल है बच्चा, उतनी देर तक वो कॉलेज काउंसिल का मेंबर रह सकता है। तो जिन कॉलेजेस के अंदर एडीपी प्रोग्राम हो रहा है तो वो एक बच्चा इंटरमीडिएट से एक एडीपी से ले सकते हैं, और साथ में अगर एमए एमएससी जो कि अब तो वैसे बंद हो गई है हर जगह पर, तो अगर है कोई 5th सेमेस्टर टू ऑनवर्ड स्टूडेंट्स उनको भी शामिल कर देगा। तो ये मुकम्मल तौर पर हमने जैसे बात की है कि सिर्फ प्रिंसिपल का इख्तियार है कोई से 3 बच्चों को नॉमिनेट करना। तो हमारे कॉलेजेस जो हैं वो अ, कुछ बड़े कॉलेजेस हैं, कुछ छोटे कॉलेजेस हैं, यानी सम स्मॉल एंड सम मॉडरेट कॉलेजेस, सम लार्ज कॉलेजेस। इस हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें इन जो 4-10 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इनमें टोटल हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 17 बन रही है। मेंबर्स की टोटल तादाद जो है जी वो 17 है। एंड जो हमारे स्मॉल कॉलेजेस हैं या मॉडरेट, जिनमें अगर हम इस तरह से समझें कि प्रोफेसर्स के रैंक के लोग नहीं मौजूद 20 ग्रेड वाले, तो उनमें फिर हमारी तादाद जो है वो 16 रह जाएगी। और जिनमें एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है, वहाँ पर हमारे कॉलेज काउंसिल की मेंबर्स की तादाद जो है वो 15 हो जाएगी। तो कोरम रिक्वायर्ड, जिसमें हम ये कह सकें कि मीटिंग प्रोसीडिंग शुड बी कंसिडर्ड एज लीगल, उसका जो कोरम रिक्वायर्ड है वो 50% है जी। अगर 50% लोग मौजूद होंगे then meeting proceeding should be considered as legal and every decision must be legal। जो भी आप उस मीटिंग के अंदर डिसीजन लेंगे उसको लीगल कवर हासिल होगा। अब अगर हम 50% को अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 17 लोग की जो हमारी ये कॉलेज काउंसिल है, इसमें से अगर 9 लोग मौजूद होंगे मीटिंग के अंदर, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी कॉलेज काउंसिल की मीटिंग जो है ये लीगल है। और इस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग है उस सारी को लीगल लीगल माना जाएगा, और इसमें जितने फैसले आप लेंगे वो भी लीगल कंसिडर किए जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं नेशनल असेंबली जो है उसका हमारा कोरम जो है वो 1/4 होता है, तो वहाँ पर भी फैसले लिए जाते हैं तो लीगल कवर हासिल होता है। यानी कोरम पूरा करना आपकी ज़रूरत है। एवरी मेंबर इज अ स्टेक होल्डर, जितने भी मेंबर्स हैं कॉलेज काउंसिल के वो सारे के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। ये इसकी जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो हम कुछ इस तरह से भी इसके लिए कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स जब हम सिलेक्ट करने लगे तो किसी कॉलेज के मुलाजम को हम रख सकते हैं
अगर उसका बेटा जो है वो आपके कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसका बच्चा है, तो जैसे हम जाते हैं बहुत सारे हमारे क्लर्क, लैब अटेंडेंट या लाइब्रेरियन, इवन हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनके बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो आप उनको एज ए पेरेंट्स कॉलेज काउंसिल का मेंबर बना सकते हैं। तो 2 पेरेंट्स जो हैं, चूंकि उन्होंने कॉलेज काउंसिल का मेंबर होना है, तो इस तरह से उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या करीब तरीन रहाइश वाले, या जिनके साथ आपके ज़ाती ताल्लुकात हों, उनको भी आप रख सकते हैं कॉलेज काउंसिल, लेकिन शर्त यह है कि वो उनका बच्चा आपके कॉलेज में पढ़े। अलबत्ता जो दूसरी कैटेगरीज हैं हमारी फिलैंथ्रोपिस्ट की, उसके अंदर आप मुखय्यर हजरात जो हैं उनको कॉलेज काउंसिल का मेंबर बना सकते हैं, एंड दीज फिलैंथ्रोपिस्ट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द कॉलेज। और कई कॉलेजों में इनकी वजह से बहुत सारे डोनेशंस भी मिल जाते हैं, जिनमें फर्नीचर भी हो सकता है, जैसे कोई फिल्टर प्लांट भी हो सकता है। तो बहुत सारे डोनेशंस जो हैं वो इन फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से मिल सकते हैं। अब जब हम इसके कोरम की बात करते हैं, तो उसमें आप देखें, ये मैंने इन्हीं मेंबर्स की थोड़ी सी सेपरेट लिस्ट बनाई है, जिसमें इंटरनल मेंबर्स जी की लिस्ट अलग कर दी है, और एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मैंने अलग की है। तो हमारे 11 जो हैं वो इंटरनल मेंबर्स हैं जी कॉलेज काउंसिल के, और 6 जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। तो ये जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है, या कुछ लोग इस तरह से बात करते थे कि कॉलेज काउंसिल की मीटिंग जो है जी वो कैसे हो सकती है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिसमें जो है वो अगर कमिश्नर नहीं आता है, एमपीए नहीं आता, तो इसका मतलब है कि मीटिंग ही नहीं होगी। तो इसमें हमें बता दिया गया है कि इसका जो कोरम है, ये कोरम जो है इसका वो 50% है। तो जिसकी वजह से 50% कोरम होने की वजह से आप की मीटिंग जो है उसको लीगल कवर जो है वो हासिल हो जाता है। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम ये बात मान भी लें कि कोई भी एक्सटर्नल मेंबर नहीं आया जी हमारी इस कॉलेज काउंसिल की मीटिंग के अंदर, तो फिर भी हम देख सकते हैं कि अगर जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो 6 हैं, आप इन 6 को निकाल दें, तो बाकी फिर भी हमारे पास 11 मेंबर्स हैं। तो हमें मिनिमम कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड थे कॉलेज काउंसिल की मीटिंग करवाने के लिए, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, हमें 9 लोग जो हैं वो रिक्वायर्ड है। यानी अगर 9 लोग जो हैं वो मौजूद हैं, तो उस सूरत में कॉलेज काउंसिल जो है उसकी मीटिंग लीगल कंसीडर की जाती है। तो 9 लोग तो आराम से आप प्रिंसिपल जो है उनको इसके लिए बुला सकता है, लेकिन देखा ये गया है कि एटलीस्ट ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट है ये लाजमी तौर पर पहुंच जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, क्योंकि जब आप किसी को किसी मुखय्यर हजरात जो हैं उनमें से किसी को एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट अपनी कॉलेज काउंसिल की मेंबर बनाते हैं, तो ये उनके लिए बड़े आनर एजाज की बात होती है, और वो बड़ी खुशी खुशी जो है इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए हासिल होते हैं। और इसके अलावा वो बहुत सारे मामलात में हेल्पफुल भी होते हैं, और उनकी मदद से कई दफ़ा कॉलेज के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल मेंबर्स में से जहाँ तक हम मुझे अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस है, हमने 1 साल के अंदर कोई 4 मीटिंग्स करवाई हैं। तो हमने देखा है कि क्लियरली उसके अंदर एमपी तो बिल्कुल नहीं आया जा जी, बिल्कुल सीधी बात है। तो बाकी जो हैं हमारे कमिश्नर का नुमाइंदा जो, या डिप्टी कमिश्नर का, तो वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर्स आते रहे हैं, उनको उन्होंने भेजा मीटिंग अटेंड करने के लिए, और इंजीनियर्स जो है उनमें से कोई ना कोई नुमाइंदा उनका आता रहे। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर फर्ज करें कि ये इनमें से कुछ ना भी आए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 50% कोरम जो है वो चाहिए होता है।
तो जिसकी वजह से हमारी मीटिंग जो है वो बिल्कुल लीगल मानी जाती है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने अभी तक बात की है सारी इसकी कंपोजिशन की, और नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेज काउंसिल कैसे बनाई जाएगी और इसमें कौन कौन सा मेंबर्स होंगे। अब थोड़ा सा हम इसके फंक्शंस और पावर्स जो हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने शुरू में थोड़ा सा अर्ज किया था कि दो पावर्स ऐसी हैं जो कि पहले कॉलेज काउंसिल के पास मौजूद थी, लेकिन बाद में उनको विड्रा कर लिया गया और फिर वो डायरेक्टर ऑफिस को वापस भेज दी गई। तो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ कॉलेज फंड्स की कितनी अहमियत है और इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, इसमें से कुछ पावर जो कि प्रिंसिपल को दी गई और बाद में ये विड्रा कर ली गई, तो ये क्यों विड्रा की गई इस पे हम बात करते हैं। फंड्स टाइप हमारे कॉलेजेस के अंदर तकरीबन कोई 15-16 किस्म के हेड्स हैं, जिसमें स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, जैसे कि मेडिकल फंड है, स्पोर्ट्स फंड है जी, साइकिल स्टैंड फंड, जनरल फंड है, रेड क्रिसेंट फंड है, कंप्यूटर फंड है। ऑल दीज हैव डिफरेंट अकाउंट्स विद ईच। तो ये जो फंड्स हैं इनके अंदर जो मौजूद होती है रकम, वो सिर्फ आप उसी हेड के अंदर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे मकसद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन केस जी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है किसी और जगह पर इन फंड्स को इस्तेमाल करने की, तो आप एक हेड से फंड्स को दूसरे हेड में जब ट्रांसफर करवाते हैं तो इसको री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कहा जाता है। तो ये फंड्स की जो री अप्रोप्रिएशन है ये प्रिंसिपल का इख्तियार नहीं है। शुरू शुरू में ये इख्तियार कॉलेज काउंसिल के जरिए प्रिंसिपल हजरात को दिया गया कि आप कॉलेज काउंसिल की मीटिंग के अंदर इस बात को अप्रूव करवा लें कि आप फलां फंड से पैसे निकलवा कर किसी दूसरे फंड में लेके जाना चाहते हैं। यानी अगर कुछ पैसे जो हैं वो मेडिकल फंड में पड़े हैं, आपको स्पोर्ट्स फंड में उसकी ज़रूरत है, तो आप उसकी रीअप्रोप्रिएशन करवाएं। तो ये इख्तियार 2010 की नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेज काउंसिल को दिया गया। तो हम देखते हैं कि कुछ बड़े कॉलेजों में, हालांकि जैसे ये फंड्स जो हैं बहुत नॉमिनल किस्म के होते हैं, अगर आप एडमिशन के वक्त इनको देखें तो ये फी स्टूडेंट कोई 100 रुपया, 150, 200 इस तरह से ये फंड्स जो हैं उनसे सिर्फ एडमिशन के वक्त चार्ज किए जाते हैं। लेकिन चूंकि जो कुछ बड़े कॉलेजेस हैं उनमें तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और ये फंड्स उसके बाद अगर इस्तेमाल नहीं होते पड़े रहते हैं, तो हर साल उसमें ये फंड्स ऐड होते रहते हैं। तो इस तरह से वो कुछ अच्छी खासी अमाउंट जो है सम टाइम बन जाती है। एंड एवरी फंड हैज इट्स different utilization which is prescribed in a notification from the DPI office। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है जी, कौन सा फंड आपने कितना इस्तेमाल करना है और किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करना। तो ये बकायदा एक नोटिफिकेशन है जो डीपीआई ऑफिस की तरफ से दिया गया। तो इन सब का इस्तेमाल कहाँ है ये नोटिफाइड है ऑलरेडी, लेकिन कई दफ़ा कॉलेज में फौरी नौयत की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बात कर सकता हूँ कि एक कोई नया डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस का आप शुरू करना चाहते हैं और आपको फौरी तौर पर फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन आप ये देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर फंड है उसमें तो अमाउंट कम है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक 15 कंप्यूटर की लैब बनाएं
और हम इसका रफली एस्टिमेट करवाते हैं कि ये 15 कंप्यूटर की लैब हमारी तकरीबन कोई 12 लाख में अगर बन जाए, सपोज करें कि 12 लाख में अगर ये फाइल हमारी बन जाए, हमारी लैब जो है, और आपके पास कंप्यूटर फंड के अंदर 5 लाख मौजूद है, तो पहले ये रीअप्रोप्रिएशन का इख्तियार जो है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेज काउंसिल को दिया गया था कि वो किसी और फंड से बाकी 7 लाख जो हैं उनकी रीअप्रोप्रिएशन करके उनको आप कंप्यूटर फंड में ले जाएं और उसकी फिर वहां से आप अपनी लैब जो है उसको बना लें। तो तरीकाकार फिर कुछ यूं था कि यूज अ रिक्वेस्ट इन कॉलेज काउंसिल टू रीअप्रोप्रिएट अबाउट 7 लाख, इस तरह से ये इस्तेमाल में की जा सकती थी। तो ये कॉलेज काउंसिल के पास फंड्स को रीअप्रोप्रिएट करने की एक बहुत बड़ी सहूलत थी, जो कि बाद में वापस ले ली गई। तो इसको वापस लेने के लिए भी जो है वो कुछ वजूहात बनी, जिसकी बुनियाद पर इसको वापस लिया गया। तो हुआ कुछ इस तरह से कि किसी कॉलेज के अंदर किसी प्रिंसिपल ने कॉलेज के जितने भी फंड्स थे या जिसमें ज्यादा फंड्स थे उन सबको स्टूडेंट वेलफेयर फंड में रीअप्रोप्रिएट करवा लिया। तो वहां पर रीअप्रोप्रिएट कराने के बाद उन्होंने एक बुलान डब्बा खरीदा और शो ये किया कि ये हमने स्टूडेंट्स के लिए खरीदा। तो बाद में पता ये चला कि ये डब्बा जो है उस प्रिंसिपल के इस्तेमाल के अंदर है। तो जिस बात की को रिपोर्ट किया गया हायर अथॉरिटीज के सामने, तो इस बात को बुनियाद बनाकर फिर गवर्नमेंट ने ये रीअप्रोप्रिएशन का जो इख्तियार कॉलेज काउंसिल के पास था इसको वापस ले लिया, और अब ये इख्तियार जो है वो डायरेक्टर ऑफिस को दे दिया गया। इन डायरेक्टर ऑफिस को ये पहले भी इख्तियार मौजूद था, जिसमें वो तकरीबन डायरेक्टर साहब 1 लाख रुपए की रीअप्रोप्रिएशन कर सकते थे। लेकिन बाद में ये एक नया नोटिफिकेशन किया गया जिसके अंदर इसकी लिमिट जो है इसको बढ़ा दिया गया। तो पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर साहब 1 लाख के लिए अप्रोप्रिएशन कर सकते थे और डीपीए साहब जो है वो 2 लाख की कर सकते थे। तो इसको नए नोटिफिकेशन में रीअप्रोप्रिएट किया गया और अब डायरेक्टर साहब जो हैं वो 5 लाख तक फंड्स जो हैं उनको एक हेड से दूसरे में रीअप्रोप्रिएट करने की अथॉरिटी रखते हैं जी। और डीपीए साहब जो हैं उनके पास अथॉरिटी जो है वो 10 लाख तक है। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट जो है उसको आप रीअप्रोप्रिएट करवाना चाहेंगे तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिजू करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर के पास जो इख्तियार है रीअप्रोप्रिएशन का वो 5 लाख तक है और जो डीपीए के पास है वो 10 लाख तक है। तो इसके अलावा जी एक रेवेन्यू ग्रांट होती है। तो ये रेवेन्यू ग्रांट जो है ये जिसकी हेल्प से आप फर्नीचर वगैरह और कुछ और चीज़ें खरीद सकते हैं। एक आपकी डेवलपमेंटल ग्रांट है जो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट को डायरेक्टली मिल जाती है CNW की, और उसकी वजह से वो कॉलेजेस के अंदर बिल्डिंग्स को तैयार करवाते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू ग्रांट, ये इख्तियार भी शुरू में कॉलेज काउंसिल के पास था, लेकिन बाद में ये इख्तियार जो है वापस ले लिया गया और ये डायरेक्टर ऑफिस को दे दिया गया। तो इसकी भी कोई इसी तरह से एक छोटी सी वजह बनी थी जिसकी वजह से इस इख्तियार को वापस लिया गया। तो किसी फीमेल कॉलेज के अंदर जो वहाँ के क्लर्क हजरात थे उन्होंने कुछ चीज़ें परचेज की और मैडम से साइन वगैरह करवाते रहे, उनकी पेमेंट करवाते रहे रेवेन्यू ग्रांट से।
तो बाद में पता ये चला कि वो चीज़ें जो उन्होंने खरीदी थी उनकी वो स्पेसिफिकेशन ही नहीं थी, जो कि बिलों के अंदर उन्होंने लिखी हुई थी। तो फिर इसको एम्बेज़लमेंट माना गया और फिर इसको बुनियाद बनाकर रेवेन्यू ग्रांट की जो यूटिलाइज़ेशन है, तो उसका इख्तियार भी प्रिंसिपल से वापस ले लिया गया, क्योंकि पहले ये इख्तियार जो है वो कॉलेज काउंसिल को दिया गया था कि प्रिंसिपल इस तरह से कॉलेज काउंसिल की कंपोजिशन करे जो अभी हमने सारी डिस्कस की है, और फिर उसके बाद वो इस रेवेन्यू ग्रांट को कॉलेज काउंसिल की इजाज़त से इस्तेमाल कर सकता था। अलबत्ता ये दोनों जो बड़ी अच्छी सहूलतें थी, रेवेन्यू ग्रांट की यूटिलाइजेशन और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स, ये दोनों जो हैं ये वापस ले दी गई और उसमें रीज़न ये शो की गई कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैपेबल नहीं हैं कि वो इस तरह की ग्रांट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस शुड बी शिफ्टेड टू द डायरेक्टर ऑफिस। तो बहरहाल ये वापस दे दी गई। अब डायरेक्टर साहब जो हैं वो प्रोक्योरमेंट करते हैं कॉलेजेस के लिए और प्रिंसिपल सिर्फ मेंबर होते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अभी भी कॉलेज काउंसिल जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑर्गन है। और कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स फंड्स हैं, कॉलेज काउंसिल की अप्रूवल से प्रिंसिपल अभी भी इनको इस्तेमाल करने की पूरी पावर रखता है। तो ये जो अप्रूवल्स ली जाती हैं कॉलेज काउंसिल से, ये असल में दो तरह की अप्रूवल्स होती हैं जी। एक को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल और जो दूसरी है वो है जी हमारी एंटिसिपेटरी अप्रूवल। रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल का मतलब है कि बैक डेट से अप्रूवल लेना। बैक डेट से अप्रूवल का मतलब ये है कि आपने कॉलेज की वेलफेयर के लिए कुछ पैसे कॉलेज में लगा दिए, लेकिन आप चाहते हैं कि बाकायदा तौर पर हम इसकी इजाज़त जो है वो कॉलेज काउंसिल से ले लें। तो आप एजेंडे के तौर पर उसको कॉलेज काउंसिल की मीटिंग के अंदर रखेंगे और वहाँ पर मौजूद मेंबर्स जो हैं उनकी वोटिंग के बाद आप ये वाली जो एजेंडा आइटम आपकी होगी उसकी आपको अप्रूवल मिल जाएगी। इस तरह की अप्रूवल जो होती है इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल, जिसमें आप फंड्स जो हैं वो पहले से खर्च कर चुके हैं, लेकिन मंजूरी इसकी जो है वो आप बाद में ले रहे हैं। और एक होती है जी एंटिसिपेटरी अप्रूवल, यानी इन फ्यूचर आपने कोई प्लान किया हुआ है कि आप कॉलेज के अंदर ये काम जो है ये करवाना चाहते हैं। तो उनके लिए आप एक लिस्ट बनाते हैं, आप अपनी एक एजेंडा आइटम जो है उसमें शामिल करते हैं और आप कहते हैं जी इतने पैसे जो हैं वो हमें चाहिए कि हम जो है अ, ये काम कॉलेज की वेलफेयर के लिए कर सकें। और काम आप बाद में करवाते हैं, तो फिर ये अगर आप पहले अप्रूवल ले लेते हैं तो इस अप्रूवल को हम एंटिसिपेटरी अप्रूवल कहते हैं। लेकिन ये दोनों दुरुस्त होती हैं, एंटिसिपेटरी अप्रूवल भी और रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल भी। तो कुछ लोग सोचते हैं जी अगर आपने पैसे पहले लगा दिए हैं और बाद में अप्रूवल ले रहे हैं तो ये गलत हो। वो गलत इसलिए नहीं है कि आपने देखा कि कॉलेज काउंसिल की जो मीटिंग है वो करवाना कोई इतना आसान काम नहीं होता या इतनी जल्दी नहीं हो जाती। कॉलेज काउंसिल की मीटिंग करवाने से पहले आपको पेरेंट्स की जो है उनकी भी अप्रूवल लेनी होती है। फिर आपको फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं उनकी भी नॉमिनेशन की अप्रूवल लेनी पड़ती है, इनको भी नॉमिनेट करवाना पड़ता है।
तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, इससे ज़्यादा मीटिंग जो है वो मुमकिन नहीं होता 1 साल के अंदर आप करवा सकें नॉलेज काउंसिल के। लेकिन हम देखते हैं कि कॉलेज के मामला जो है वो तो डे बाय डे हमें चेंज होते रहते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती रहती है उनको चलाने के लिए, फंड्स का इस्तेमाल करने की। तो इस तरह से फिर फंड्स का इस्तेमाल आप करते जाएँ और बाद में आप इसकी अप्रूवल ले लें। तो ये आपकी रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल जो है इसको बिल्कुल दुरुस्त माना जाता है। इस तरीके से आप इसकी अप्रूवल ले सकते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल एंड एंटीसिपेटरी अप्रूवल दोनों मेरा ख्याल है क्लियर होंगी। जैसे आपने मीटिंग करवानी है कॉलेज काउंसिल की, तो इसका एजेंडा बनाकर तकरीबन 15 दिन पहले सर्कुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप एक एजेंडा आइटम्स बनाएंगे, उसका एक लेटर बनाएंगे, एजेंडा आइटम्स की तादाद जितनी भी है वो सारा लिखने के बाद कम से कम 15 दिन पहले आपको सर्कुलेट करना पड़ता है जितने भी मेंबर्स हैं उनके उनके यानी आप 15 दिन पहले कमिश्नर ऑफिस को भी भेजेंगे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को भी, CNW भी इसको भेजेंगे। तो इस तरह से फिर 3-4 से ज़्यादा मीटिंग्स करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। और स्टूडेंट फंड्स जो हैं वो तो डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट हैं उनको फुलफिल करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड कैश बुक में लिखा जाता है और फिर डीलिंग क्लर्क जो है इसको स्टेटमेंट की सूरत में भी लिखना होता है। यानी अगले कॉलेज काउंसिल की मीटिंग से पहले जितनी भी फंड्स इस्तेमाल होते हैं उनको जब अप्रूवल ले लेते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव जाती है। ठीक है, इस पे हमने काफ़ी बात कर ली है रेट्रोस्पेक्टिव और एंटिसिपेटरी के ऊपर। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रखना होता है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉलेज काउंसिल की मीटिंग का जो रिकॉर्ड है ये प्रिंसिपल के लिए बहुत ही सपोर्टिव होता है। तो उसके बहुत सारे मामलात के लिए उसके लिए ये हेल्पफुल होता है, सपोर्टिव होता है जी। अ, अच्छा, अगर फर्ज करें कोई फंड आपने ऐसा इस्तेमाल कर लिया जिसकी अप्रूवल आपने बाद में लेने की कोशिश की और नहीं मिली, तो उसके भी सलूशन मिल जाता है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑडिटर से कि ये लास्ट टाइम हमसे गलती हो गई, हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर आपको पैरा ऑर्डिनरी पैरा लग सकता है या एडवांस, तो बहरहाल वो DAC, SDAC और अल्टीमेटली PAC में जाके ये रिमूव हो जाते हैं पैराज वगैरह जो हैं। ओके, बहरहाल हमें जो है इसके अप्रूवल कॉलेज काउंसिल से लेके चलना चाहिए और इस तरह से हम बहुत सारे मामलात में प्रिंसिपल जो है तो इन मसाइल से बच सकते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स जो हैं वो बहुत कम हुए हैं पिछले कुछ सालों से, और दर्जा चहारम जो है उसके मुलाजमीन जो हैं वो भी कॉलेज को चलाने के लिए बहुत ही उनकी ज़रूरत होती है। उनके बगैर कॉलेज के बहुत सारे मामला जो हैं वो नहीं चलाए जा सकते, तो हमें उनको चलाना पड़ता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजों में पोस्टें कई कई साल तक खाली रहती हैं और उनके ऊपर परमानेंट भर्तियां कई कई सालों तक नहीं होती। तो प्रिंसिपल हजरात को अपने कॉलेज के मामला चलाने के लिए कुछ डेली वेजेस जो हैं उनको उनकी जगह पे रखना पड़ता है ताकि वो कॉलेज के मामला को चला सकें। यानी टॉप गैप अरेंजमेंट करनी पड़ती है। यानी जो ही कोई सीट खाली हो तो आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर डेली वेजेस को रखना पड़ता है प्रिंसिपल को। तो
you have to take approval from the college council to recruit these employees purely on temporary basis. तो इनको दो तरह से तनख्वाह दी जाती है, एक डीसी रेट से भी और मिनिमम डेली के तौर पर, जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको डिसाइड करती है। तो आप जब इनको रखना चाहें तो आप अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर इनके लिए नोटिस लगा सकते हैं। इनकी 3 कैटेगरीज बना सकती हैं, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या फुल स्किल्ड। तो माली, नाइब काउंसिल वगैरह जो है नॉन स्किल्ड में आ सकते हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह इस तरह के वो आपके सेमी स्किल्ड या फुल स्किल्ड में आ सकते हैं। और जब भी प्रिंसिपल जो है वो इनको डेली वेजेस को रखेगा, तो वो जब भी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए जारी करेगा तो उसमें ख़ास तौर पर उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट ये ज़रूर लिखना चाहिए कि फलां फलां इज़ अपॉइंटेड एज जो भी उसकी पोस्ट अगेंस्ट अ वेकेंट पोस्ट प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट। तो इसकी अप्रूवल जो है वो कॉलेज काउंसिल से ले लें। कॉलेज काउंसिल से लेने के बाद कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, और उसके लिए फिर वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्योरली टेम्परेरी बेसिस के ऊपर इनको जारी कर सकते हैं। एंड दिस अप्रूवल शुड बी टेकन फ्रॉम द कॉलेज काउंसिल। समटाइम हमने देखा है कि हमारे कॉलेजेस के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर टीचर्स की तादाद बहुत कम होती है और वर्कलोड ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमें कुछ विजिटिंग टीचर्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो विजिटिंग टीचर्स को सेकंड शिफ्ट में भी यूज़ करना पड़ता है कि सेकंड शिफ्ट के जो क्लासेस हैं वहाँ पर भी हमें टीचर्स अवेलेबल नहीं होते परमानेंट, तो क्लासेस को चलाने के लिए विजिटिंग टीचर्स को रखा जाता है। तो ये बेहतर है कि उनके रखने के लिए जितनी उनकी ज़रूरत है उसकी अप्रूवल जो है वो प्रिंसिपल कॉलेज काउंसिल से ले लें। तो इस तरह से वो लीगली उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो कुछ तरह के स्टूडेंट मैटर्स जो हैं वो भी प्रिंसिपल्स को डील करना पड़ते हैं। कुछ हर कॉलेज के अंदर कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, एंड दीज कोड ऑफ एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, and these may be designed with the approval of college council and principal got strengthened कि जब वो इनकी अप्रूवल जो है वो कॉलेज काउंसिल से ले लेता है। अगर कोई 2-4 बच्चे कॉलेज के माहौल को ख़राब कर रहे हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप उनको रेस्टिगेट कर दें, स्ट्रक ऑफ कर दें फ्रॉम द कॉलेज रोल। तो अगर प्रिंसिपल थ्रू कॉलेज काउंसिल इसकी अप्रूवल ले और उनको फिर कॉलेज से निकाल दे, तो इस तरह से उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम से कम हो जाता है। स्ट्रक ऑफ या रेस्टिकेट करने का इख्तियार कॉलेज काउंसिल के पास है। तो वो अंडरटेकिंग ले सकता है फ्रॉम द पेरेंट्स, और कुछ डिसीजन जो है वो कॉलेज की बेनिफिट्स के लिए भी लिए जा सकते हैं। इस तरह से अगर प्रिंसिपल जो है वो कॉलेज काउंसिल की अप्रूवल से कुछ डिसीजन लेता है तो वो उसके ऊपर स्ट्रेंथन होता है। अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ भी जाए कि आप इस फैसले को वापस लें, तो वो ये कह सकता है कि ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये कॉलेज की 17 रुकनी एक काउंसिल जो है कॉलेज काउंसिल उसका फैसला है। तो अगर इसको रिवर्ट भी करना है तो वो कॉलेज काउंसिल ही कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे मामलात जो हैं उनके अंदर प्रिंसिपल जो है वो अपने आप को स्ट्रेंथन फील करता है, और कॉलेज काउंसिल की मदद से वो अपने डिसीजंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, और उसमें उसके लिए आसानी हो जाती है, और वो बहुत से एक्सटर्नल प्रेशर्स जो है उनसे वो बच जाता है। और इस तरह के मामला जो हैं
कॉलेज काउंसिल में लेके जाना चाहिए और वहाँ से इनकी अप्रूवल लेनी चाहिए। तो ये जी चंद गुजारिशात थी कॉलेज काउंसिल के हवाले से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो नबील, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं इनके आप माइक खोल दें, ताकि अगर कोई डिस्कशन या इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करना चाहें इस डिस्कशन में तो वो शामिल कर लें। प्लीज इनको अलाउ करें डिस्कशन के लिए जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान हनीफ हूँ सर, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद से। जी सर। सर आपकी सारे जो आपने हमें बताया है कॉलेज काउंसिल के बारे में बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, सारी नई चीजें हमें पता चाहिए। तो सर क्या जी ऐसा पॉसिबल है कि जो कुछ आपने आज हमें ये लेक्चर दिया है इसकी हमें कोई ऑडियो फाइल भी साथ मिल जाए ताकि इन फ्यूचर हम इससे मुस्तफीद हो सकें? जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी उनसे, वो आपके साथ बहुत शेयर शुक्रिया सर, थैंक यू। करें। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर तजम्मुल हुसैन, उर्दू डिपार्टमेंट, जीएससी गोजरा सर। जी तजम्मुल साहब। सर गुजारिश ये है, पहले तो एक नुक्ता वाज़ेह फरमाइएगा, अगर चाहिए फैसला तो हायर अथॉरिटीज़ का है जी जी कि जो हमारा कुल्ली तौर पे कौमी मिजाज है, बसद माजरत बाहर के लोग हमारे कॉलेज के इंटरनल मामलात के लिए क्यों क्यों सीरियस होंगे। पहला पॉइंट सर। दूसरा सर ये कि अगर कोई नुमाइंदा आता है एसी साहब या डीसीसी का हमारी कॉलेज काउंसिल में और वो बार बार हमारे डिसीजंस में हर्डल क्रिएट करता है, तो उसको हम सर रिमूव करेंगे या चेंज करेंगे? चेंजिंग की क्या सूरत होगी? मसलन पेरेंट्स रखे हैं, जी जी हमें फिट नहीं बैठ रहे, बार बार इतराज करते हैं, फैसलों के सामने रुकावट डालते हैं, तो उसकी चेंजिंग का भी कोई रूल है? अगर जी। चेंजिंग का रूल है तो फिर तो ये हो जाएगा कि जो इतराज करे उसे निकाल के बाहर कर दिया जाए। नहीं, चेंजिंग देखें तजम्मुल साहब, ये बात इस तरह से है कि ये पेरेंट्स को रखना किसने है, ये प्रिंसिपल ने रखना है ना। तो प्रिंसिपल जो है उसने तो पहले ही सोच समझ के भेजने हैं बंदों के नाम। तो 3 बंदों के नाम उसने भेजने हैं, वो बंदे यकीनन वही उनको भेजेगा नाम जिनके साथ उसका लाइसेंस है, या वो समझता है कि ये बंदे जो हैं हमारे लिए अच्छा मशवरा दे सकते हैं, हमें हमारे मामलात में ये रुकावटें ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो वो जब 3 लोगों के नाम भेजेगा तो उन्हीं में से कोई 2 सिलेक्ट होंगे ना, कोई बाहर से तो नहीं सिलेक्ट होने। तो कमिश्नर ऑफिस में उनमें से 2 जो हैं उनके नाम अगर आ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात की है कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जो नुमाइंदे हैं वो अगर प्रॉब्लम पैदा करते हैं तो कोई बात नहीं। वो इस तरह से है कि आपका तो 17 रुकनी ये आपकी काउंसिल है, और इस काउंसिल में जितने मेंबर्स 50% से ऊपर मेंबर्स जो हैं वो जिस डिसीजन के साथ हैं वो डिसीजन लीगल है। अगर कुछ मेंबर्स एतराज भी करते हैं तो वो उनका एतराज ठीक है, वो उधर पड़ा रहे बेशक। लेकिन अगर 50% से ज्यादा लोगों का उस एजेंडा आइटम्स के हक में वोट आता है तो वो लीगल हो जाती है। यानी साबित ये हुआ कि कोरम ही 50% शर्त नहीं, वोटिंग भी 50% शर्त है हाँ कि जी, हाँ जी। 50% लोग अगर उसके हक में दे दें वोट तो वो क्लियर हो गया। जी जी यस। और सर आखिरी कंफ्यूजन रह गई, जो आपने दो अकसाम बताई हैं फंड्स एक्सपेंडिचर्स की, कि जी एक है कि पहले खर्च कर लेना बाद में अप्रूवल लेना। जी जी प्रिंसिपल ने पहले खर्च कर लिया बजाज समझ के, बाद में कॉलेज काउंसिल अटक गई है, या फिर वो इख्तियार तो प्रिंसिपल का ही हुआ ना कि उसने सोचा यहाँ खर्चना चाहिए और खर्च दिए।
नहीं, उसको देखें वो प्रिंसिपल्स को पहले पता होता है कि ये मैं लीगल काम कर रहा हूँ या जो मैं खर्च कर रहा हूँ मैं सही जगह पे खर्च कर रहा हूँ। और जो ये कॉलेज काउंसिल के मेंबर्स होते हैं ये बच्चे नहीं होते हैं, उनको पता होता है कि जो लीगल काम हुआ हुआ है उसको नहीं वो रोकते किसी तरह पे। जहाँ पे इलीगल खर्चे होंगे उनके ऊपर इतराज़ात आ सकते हैं। यानी बच्चों की वेलफेयर के लिए आपने खर्च किए हैं किसी जगह पर पैसे, तो वो तो लीगल है। तो इस तरह से उनकी अप्रूवल जो है वो मिल जाती है, मोस्टली मिल जाती है। मैंने तो अभी अपने एक्सपीरियंस में देखा है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने जो है कॉलेज काउंसिल में जिनके अप्रूवल के लिए एजेंडा आइटम्स शामिल किए हैं वो आपको ना मिली। मोस्टली मिल जाती है। सॉरी सर, सवाल ये था अगर अटक ही जाते हैं, नहीं मिलती अप्रूवल, फिर वो पैसों का क्या होगा? नहीं सवाल ये था ये- सर। नहीं, तो फिर तो वो जाहिर है, एक वो जब उसके बाद ऑडिट पैरा उसके ऊपर लग जाएगा तो वो उसको भुगतेगा फिर उसके बाद। ठीक है ना जी। वो तो फिर वो तो कॉलेज काउंसिल के पास नहीं रहेगी ना बात, वो तो ऑडिट वाले आएंगे। तो ये कॉलेज काउंसिल क्या कर रही है, ये ऑडिट से बचा रही है उसको। यानी यहाँ जब अप्रूवल मिलती है तो इसका मतलब है उसके बाद जब ऑडिट वाले आएंगे तो ये इस अप्रूवल को सामने रखेगा, जी मैं तो कॉलेज काउंसिल से ये इजाजत लेके ये काम किया है। तो अगर वो नहीं मिलती तब भी ऑडिट वाले उसके ऊपर इतराज लगा देंगे, उसके ऊपर कोई ऑर्डिनरी पैरा लगा देंगे, ऑर्डिनरी नहीं कोई एडवांस लेवल का लगा देंगे, एडवांस नहीं तो फिर उससे भी एडवांस पैरा जो है वो लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये फिर वो जाहिर है जो भी लीगल एक प्रोसीजर है उसमें से गुजरना पड़ेगा उसको। आई होप मैंने कोशिश की है बात क्लियर कर सकूं। जी जी, नेक्स्ट वन। जी कोई और दोस्त अपना इनपुट देना चाहे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। डॉक्टर शबीर शाकिर फ्रॉम म्यूनिसिपल ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद। जी डॉक्टर साहब। सर, इस तरह से है कि एक प्रिंसिपल साहब जो है वो जब रिटायरमेंट के करीब बोलो। जी जी। फिर उसके बाद कॉलेज काउंसिल की मीटिंग हो जाती है क्लोज टू, और अच्छा उसमें वो डिसीजन ले लेते हैं, जी जी। अप्रूव भी करते हैं, देन हैं कि ये दिन जो है वो चेंज करना चाहते हैं या उसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? वो हो जाएगी कितनी देर के बाद हो सकती है? और हम्म। इस हवाले से प्लीज जरा गाइड कीजिएगा। नहीं ये मीटिंग तो देखें कोई भी प्रिंसिपल करवा सकता है, मोस्टली 3-4 माह का डिफरेंस होता ही है एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के दरमियान। सही तो है। उसमें अगर वो समझते हैं कि पहली मीटिंग में कुछ डिसीजंस गलत हुए हैं, लेकिन बेशक वो गलत हैं या सही हैं, उस वक्त की जो कॉलेज काउंसिल थी उसको उन्होंने अप्रूव किया है उस बात को। इसका मतलब है वो तो लीगल पोजीशन में है इस वक्त। ठीक है जी। तो अगर वो इसको करते हैं तो ये एक अलग से कह लें कि वो आगे फिर लेटर वगैरह लेके इसको कर सकते हैं कंटिन्यू बात को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो कॉलेज काउंसिल ने अगर उसकी अप्रूवल दे दी है तो उसको लीगल ही माना जाता है बात को। उसके सही या गलत होने की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फोरम है कॉलेज काउंसिल का, वहां से उसको लीगल कवर मिल गया है। और सर थोड़ी सी एक रहनुमाई ये भी चाहिए कि इन केस अगर उस कॉलेज में हॉस्टल भी बना हुआ है और हम उसके जो है वो चाहते हैं तो उसको चेंज करना, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स अब इंक्रीज कर गए हैं, तो जी इससे कब फी का शेड्यूल कुछ और था, से हम कहते हैं जी वो 18,000 पर एनम था, अब रेट को हम चेंज करना चाहते हैं कि जी रेट बहुत ज्यादा हो गया इलेक्ट्रिसिटी पे और हमारा जो है ना वो नहीं हो रहा, मीट नहीं कर रहे एक्सपेंडिचर, तो फिर हम क्या करें? ये नहीं, कॉलेज कौन से अप्रूव? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक कॉलेज के अंदर फंड जनरेशन की बात होती है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं आपको और आप ले कम रहे हैं, कुछ इस तरह आप कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। तो
कॉलेज काउंसिल से हम किसी हद तक, किसी लिमिट तक तो इस बात को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर हायर अथॉरिटीज़ को ही लिखना पड़ेगा कि वही इसके ऊपर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दें, क्योंकि कॉलेज काउंसिल जो है वो कॉलेज के फंड्स को खर्च करने का इख्तियार आपको देती है, कॉलेज के फंड्स को जनरेट करने का नहीं देती। सही। तो फिर वो तो इस तरह से ही है कि वो तो फिर एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों मीट नहीं हो रहे, वो लॉस में आ रहा है, तो और उसको फिर हम जो है ना वो आपकी ठीक है, क्योंकि इस तरह के मामला फिर वो हर स्टेज पे आते रहते हैं ना, तो बुनियादी जो चीज़ है फिर हमें उसको फॉलो करना पड़ता है कि जैसे कि फंड्स को हम खर्च करने के लिए तो कॉलेज काउंसिल की इजाज़त ले सकते हैं, लेकिन फंड्स पैदा करने की नहीं कर सकते, वो फिर हमें हायर अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती है उन चीज़ों की। जी सर, श्योर सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। जी थैंक यू सो मच जी। ये हमारा टाइम हो गया जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी बात सुनने। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।